हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक महाभोज, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे का भाग देख लेते हैं। गांव की भीड़ बड़ी हुलस कर देख रही थी यह सब दृश्य। दास साहब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए। बड़े बूढ़ों तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई। किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से। बेटे बेटे तो जाने कितनों के मरते हैं, पर ऐसा मान मंच पर भी हीरा को अपने साथ ही ले गए दास साहब। पांडे जी खुद बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। इस सब से दास साहब ने खुद हिदायत दी थी कि गांव में उनके आगमन और भाषण का प्रचार घरेलू उद्योग योजना के साथ जोड़कर ही किया जाए। बिस्सू की मौत और चुनाव की बात को इतनी अहमियत ना दी जाए। लेकिन अब इधर दर्शकों की भीड़ में काली झंडियां और पोस्टर लिए तो जो लोग बैठे थे वे लोग भी बिस्सू का नाम लेकर ही नारे लगा रहे हैं। नारों से विरोध का माहौल तो खास नहीं बन रहा था, पर बिस्सू का नाम रह रहकर हवा में जरूर गूंज रहा था। पिछले 5 दिनों से पांडे जी ने रात दिन एक करके एक ही काम किया था। सुकुल बाबू के सारे पोस्टरों के ऊपर दास साहब के पोस्टर चिपकवा दिए और घर घर में बिस्सू की मौत की जगह घरेलू उद्योग योजना की चर्चा चलवा दी। लेकिन इस बदले माहौल में वे अपनी बात कहाँ से और किससे शुरू करें। पांडे जी का संकट शायद समझ गए दास साहब और उबार भी दिया। उन्हें तुरंत आरंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने का मौका दिए बिना ही उन्होंने माइक संभाल लिया और सीधे श्रोताओं को संबोधित किया। मेरे भाइयों, आज एक बहुत ही खेदजनक मौके पर, एक दुख के मौके पर आया हूँ मैं आप लोगों के बीच। चलने लगा तो लोगों ने सलाह दी कि सुरक्षा का विशेष प्रबंध करके चलूँ। बात मैं कुछ समझा नहीं। अपने भाई बंधुओं के बीच आकर तो आदमी वैसे ही सुरक्षित रहता है, यह अतिरिक्त सुरक्षा कैसी क्यों? दास साहब एक क्षण रुके और भीड़ पर एक सरसरी नज़र डाली। बताया गया कि आप लोग बहुत नाराज हैं। सुना तो लगा कि तब तो और भी ज़रूरी है कि अकेले जाऊं। आप लोगों की नाराज़गी मुझ पर है तो मुझे ही झेलनी चाहिए और अकेले ही झेलनी चाहिए। दूसरों को इससे साझेदारी बनाना तो दूसरों के साथ अन्याय। कुछ समय पहले आप लोगों ने अपना प्यार और विश्वास दिया था मुझे। मैंने सिर आंखों पर लिया था उसे। आज यदि आप अपनी नाराज़गी देंगे तो उसे भी सिर आंखों पर ही लूँगा। मेरी गलती पर नाराज़ होना आपका अधिकार है और उसे झेलना मेरा कर्तव्य। दास साहब चुप और सारा मंजमा शांत। हाँ, आप सामने की ओर बैठे हुए कुछ नौजवान के बीच थोड़ी सी सुरसुराहट हुई और वहीं डूब गई। मालूम हुआ कि विश्वेश्वर की मौत को लेकर बड़ा तनाव है आप लोगों में। होता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, पर देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं। तनाव गांव में नहीं है, काली झंडियों पर सवार करा के बाहर से लाया गया। पर मेरी प्रार्थना है आपसे, मत तोड़िए इस बाहरी तनाव को। मैं जानता हूँ कि बिस्सू की मौत को लेकर तरह तरह के संदेश उठे आपके मन में स्वाभाविक भी है, और इसलिए मैंने डीआईजी को सख्त हिदायत दी थी कि वे खुद सारे बयानों को देखें और खूब गौर से देखा उन्होंने, और उनके हिसाब से बहुत साफ है। एक क्षण रुके दास साहब, मानो अलग वाक्य तौल रहे हों, फिर बड़े सहज ढंग से बोले, जितने भी संकेत मिले हैं इस घटना के सब यही बता रहे हैं कि विश्वेश्वर ने आत्महत्या की। दास साहब का लहजा रहस्योद्घाटन की तर्ज का नहीं था, पर भीड़ में इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह हुई। झूठ है, यह सरासर हत्या है। सामने बैठे नौजवानों में से एक खड़ा होकर चिल्लाया। बाकी लोगों में भी खलबली सी मच गई। सादी वर्दी में पास खड़े पुलिस के कुछ लोग हवा में हाथ भांज कर उन्हें चुप कराने लगे। नहीं, कोई नहीं रोके, बोलने दो। दास साहब ने माइक के डंडे को हाथ में थामकर आवाज में बुलंदी और थोड़ी कड़क कर घोलकर आदेश दिया। बोलने का और खुलकर बोलने का हक सबको है। जिस हक को दिलाने के लिए हमने इतना संघर्ष किया, जेलें काटी, उसे अब हम ही छीन लें, बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। फिर उन्हीं नौजवानों को संबोधित करके कहा, आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते, फिर बोलिए, आपके मन में जो कुछ है खुलकर कहिए। एक क्षण तो जरूर सन्नाटा रहा। फिर एक नौजवान ने कहा, विश्वेश्वर को मारा गया है, हत्या हुई है उसकी, प्रमाण है आपके पास?
दास साहब ने पूछा तो नौजवान चुप। मुस्कुराए दास साहब, नहीं है ना? खैर, फिर भी मैं चाहता हूँ अगर हत्या हुई है तो सामने आएगी बात, असलियत छिप नहीं सकती। और अब तो मैं भी नज़र गड़ाए बैठा हूँ। मैंने डीआईजी से कह दिया है कि किसी बड़े अफसर को भेजकर फिर से बयान ले। आप लोगों के भेजेंगे वे किसी को। इस बार आप खुलकर अपनी बात कहिए, प्रमाण जुटाने में मदद कीजिए पुलिस की। अभी कुछ देर पहले ही आया एक नौजवान जो मजमे के किनारे अलग थलग ही खड़ा था, एकाएक सामने आया और दास साहब को संबोधित करके जोर से बोला, अरे दास साहब, काहे का यह नौटंकी कर रहे हो यहाँ? हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और आपकी सरकार और आपकी पुलिस तमाशा देखती रही। महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। हुआ आज तक कुछ? मंच पर बैठे लोगों की गर्दनें आगे को निकल आई। बिंदा आ गया और निकालो इसे यहाँ से, हरामखोर कहीं का कि मिली जुली आवाज़ों ने माहौल में थोड़ी सी हरारत पैदा कर दी। काली झंडियाँ थामे लोगों ने भी दो चार नारे हवा में उछाल दिए, पर दास साहब की बुलंद आवाज़ ने सारे शोक को चाक कर दिया। गलत नहीं कहते हो मेरे भाई। आपके मन में जो गुस्सा है बहुत सही है। अन्याय के लिए क्रोध होगा तभी तो अन्याय मिटेगा, पर बात केवल गुस्सा करने से नहीं बनती, उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। एक आदमी नहीं मिला गांव में गवाही देने या शिनाख्त करने के लिए। कौन देगा गवाही? मरना है किसी को शिनाख्त करके 4 दिन यहाँ आकर रह लीजिए, पता चल जाएगा कि कैसा आतंक है। दास साहब, 1 सेकेंड, कैसा आतंक है? दास साहब ने बात बीच में ही से तोड़कर अपने जिम्मे कर ली। ठीक कहते हैं आप, केवल गांव की ही नहीं पूरे देश की यही हालत हो गई। आतंक ने गले दबा रखे थे सबके, कोई भी चू नहीं कर सकता। हम लोग शुरू से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग दहशत से मुक्त हो, निडर बने, खुलकर अपनी बात कहें, पर अभी भी जैसे लोगों में डर है, सही बात कहने का साहस नहीं जुटा पाते। क्षणिक विराम। और अब प्रमाण के बिना पुलिस भी करे तो क्या करे? प्रमाण की ऐसी की तैसी कौन नहीं जानता? आग किसने लगवाई? आप नहीं जानते? फिर पकड़वाते क्यों नहीं? अभी किसी गरीब का मामला होता तो पीस कर रख दिया जाता बेचारे को। बिंदा की तैस भरी बात से मंच और मजमे दोनों में फिर से खलबली मच गई, पर दास साहब इस बार भी बड़ी सौम्यता और धैर्य से झेल गए वार को। आवाज़ में लेस मात्र भी आवेश लाए बिना समझाने के लहजे में बोले, नहीं भाई नहीं, यह गरीब अमीर का मामला नहीं, कानून का मामला है, और कानून हाथ में लेने का लालच मत दो। कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। आप लोगों ने तो भोगा है उस बादशाह को, जब जिसकी मर्जी आई उठाया और जेल में। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई सजा नहीं। कानून कब्जे में, पुलिस चुंगल में, जिसको चाहो उठाओ, जिसको चाहो पटको। पुरानी बातों से बहकाइए मत। बिशु की मौत का हिसाब लेकर ही रहूँगा मैं आपसे, पाई का हिसाब। बिंदा डरेगा भी नहीं, चुप भी नहीं रहेगा और बिकेगा भी नहीं इन टुकड़ों से। और जो आप डालने आए हैं, सादी वर्दी वाली पुलिस और 2-3 लठैत बिल्कुल सिमट आए बिंदा के पास, पर इसके पहले कि उसे पकड़कर बिठाने की कोशिश करते, दास साहब ने अपनी बात से ही बरस दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपका यह जोश, और मैं कदर करता हूँ ऐसे जोश की, लेकिन मैं बहका नहीं। दूर क्यों जाते हो? जिस विशेषर को लेकर आपके मन में इतना रोष है, उसे क्या इसी तरह जेल में नहीं डाला गया था? 1-2 दिन के लिए भी नहीं, पूरे 4 साल के लिए। और केवल डाला ही नहीं, भयंकर यातनाएं भी दी गई। इस बात को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह तो आप लोग जानते हैं। भीड़ में यहाँ से वहाँ तक चुप्पी। बिंदा दास साहब का मुंह देख रहा था और भीड़ बिंदा का मुंह देख रही थी। यह माहौल टूटे उसके पहले ही दास साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। सुकुल बाबू आप लोगों के पास हमदर्दी जताने और बिशु की मौत का बदला लेने आए थे। पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्यों साहब, आपके राज में क्या कोई कारण बताए बिना मुकदमा चलाए विश्वेश्वर को जेल में क्यों डाल दिया गया था? पूछना चाहिए था। विश्वेश्वर तो बड़ा नेक और भला आदमी था। चुप्पी स्तब्धता में बदलने लगी।
बात अकेले विश्वेश्वर की नहीं, ऐसे हजारों नेक और भले विश्वेश्वर जेलों में ठूंस दिए गए। हम लोगों ने जब उन्हें छोड़ा तो एकदम पस्त, सारी जीवनी शक्ति ही निचुड़ गई हो, जैसे कुछ भी झेलने सहने लायक नहीं छोड़ा उन्हें। इसकी आत्महत्या के पीछे यह भी एक कारण है। दास साहब थोड़ा रुके, मजमे को अपनी मुट्ठी में कर लेने का और श्रम और संतोष दोनों एक साथ उनके चेहरे में झलक रहे थे। अब बात को हल्का सा मोड़ दिया उन्होंने। समझदार आदमी है सुकूल बाबू, मैं उनका आदर करता हूँ, पर उनका यह रवैया आपस में द्वेष फैलाने वाला मैं ठीक नहीं समझता इसे। लेकिन स्वार्थ कभी कभी आदमी को ऐसी अविवेकी बात करने के लिए उकसाता है। क्षणिक विराम। इस बार तो देख लिया सबने कि जनता की एकता में बड़ा जोर है, तूफानी जोर। तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ फेंकता है। जनता एक होती है तो बड़े बड़े राज्य उलट देती है। फीका हुआ आदमी ही इस बात को सबसे ज़्यादा महसूस करता है। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो। जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? आप लोग खुद। अचानक दास साहब की बात को बीच में ही काटकर बिंदा चिल्लाया, 30 साल से आप लोगों की बातें ही तो सुनते समझते आ रहे हैं। क्या हुआ आज तक? पेट भरने के लिए अन्य नहीं, आपकी बातें खाली बातें। जैसे सुकूल बाबू तैसे आप। तड़ाक से उसने एक और थूका और मजमे की स्तब्धता को चीरकर दंदनाता हुआ एक और चला गया और चारों ओर खलबली मच गई। काली झंडी वाले लोग मौका देखकर नारे लगाने लगे। पांडे जी ने माइक संभाला और लोगों को शांत करने लगे। थोड़ी सी स्थिति संभली तो दास साहब ने माइक संभाला। बहुत क्रोध और साहस है इस नौजवान में, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका यह तेवर। जिस गांव के नौजवानों में यह गुण हो वहाँ किसी तरह का जोर जुल्म और अन्याय नहीं चल सकता। अपने गरीब भाइयों का हमदर्द लगता है मुझे तो। ऐसे निर्भीक और उत्साही नवयुवकों की आवश्यकता है इस योजना के लिए। चाहता हूँ कि घरेलू उद्योग योजना को आप लोग ही संभाले, आप लोग ही चलाएं। कितना बड़ा सपना था बाबू का कि हमारा हर गांव, हर ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, समर्थ बने। आज इस सपने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, पर पूरा तो यह आप लोगों की मदद, आप लोगों के सहयोग से होगा। मैंने पहल कर दी है, पूरा आप कीजिए। फिर हीरा की ओर देखकर बोले, इस योजना के उद्घाटन के लिए विश्वेश्वर के बाबा से अधिक सही आदमी और कौन हो सकता है भला? पांडे जी बेचारे फिर भौचक। उद्घाटन तो दास साहब को करना था, पर साथ ही दास साहब की सूझबूझ पर मुग्ध थी। बात पूरी की। दास साहब ने गरीबों का हितैषी था विश्वेश्वर, उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी इससे। शांति तो तब मिलेगी जब असली हत्यारे को पकड़वाएंगे। आप आगजनी के असली मुजरिम तो सूली पर चढ़ाएंगे। क्षोभ और क्रोध में डूबा हुआ एक सर भीड़ से आया। बोलने वाला साफ दिखाई तो नहीं दिया, पर जिधर से आवाज़ आई थी उसी दिशा को संबोधित करके कहा दास साहब ने, मैंने कहा ना कि आप मदद कीजिए पकड़वाने में। जाते ही मैं किसी बड़े अफसर को भेजूंगा बयान लेने के लिए। चूकिए मत इस बार, नहीं तो दोषी मैं नहीं आप खुद होंगे। पहली बार हल्के से क्रोध का पुट उभर आया था दास साहब के स्वर में। पांडे जी ने जल्दी से माइक थाम कर सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। सभा बर्खास्त हुई। काली झंडी वाले लोग फिर नारे लगाने लगे। झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिशु की मौत का जवाब चाहिए। पर नारों की आवाज़ चारों ओर के कोलाहल में डूब सी गई है। पांडे जी, दास साहब और हीरा एक ट्रैक्टर में बैठकर जुलूस की शक्ल में घरेलू उद्योग योजना के दफ्तर तक गए। मुख्यमंत्री के फंड से निकले हुए 50,000 रुपये का एक चेक हीरा के हाथों में अस्थायी दफ्तर के एक अस्थायी अधिकारी को दिलवाया गया। पांडे जी ने अपने छोटे से भाषण में यह बात साफ कर दी कि विधानसभा में इस योजना के लिए बजट जब पास होगा तभी तो। दास साहब ने अपने फंड में से रुपया निकालकर योजना का शुभारंभ कर दिया। तालियां बजी, हर्षध्वनि हुई और दास साहब जिंदाबाद के नारों से सारा माहौल गूंज उठा। बिशु की मौत के जिस प्रसंगों को सुकूल बाबू घर घर में फैला गए थे वह फिर 4-6 घंटों में सिमट गया और बाकी घरों में इस योजना के तहत मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे दिन की मसाल का अंक निकला। उसके प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों पर शीर्ष पंक्ति थी, खेत मजदूर और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में दास साहब की सरकार का ठोस और क्रांतिकारी कदम। दास साहब के भाषण की विस्तृत रिपोर्ट देते हुए बड़े विस्तार से इस योजना के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया था। साथ ही इस योजना को अन्य प्रांतों के लिए अनुकरणीय बताया गया था। अधिकारी को चेक देते
हीरा की एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बगल में दास साहब खड़े थे। चेहरे पर बापू का सपना पूरा करने का सुख संतोष झलक रहा था। पांडे जी ने गांव के घर घर में इस अंक की प्रतियां बंटवा दी मुफ्त। वैसे तो दास साहब के भाषण की रिपोर्ट कल सवेरे ही सुकुल बाबू को मिल गई थी और उनका सारा दिन काफ़ी बेचैनी में ही बीता, पर आज सवेरे जब वे मसाल का यह अंक देखा तब तो उनके थुल शरीर में उत्तेजना की लहरें थरथरा रही थी। उन्हें तो पूरी उम्मीद थी कि इस सभा में ऐसा हुड़दंग मचेगा कि अपनी लाई सारी गोटे अपनी ही धोती में समेटकर वापस ले जानी पड़ेगी। दास साहब को बिहारी भाई के साथ बैठकर पूरी योजना बनाई थी सुकुल बाबू ने, और पिछले 5 दिनों से लोगों को भड़काने और तनाव फैलाने में किसी तरह की कसर नहीं रखी गई। बिहारी भाई ने जिम्मा लिया था इस काम का और ऐसा माहौल तैयार कर देंगे गांव में दास साहब की सभा हो ही नहीं पाए। थोड़ी मारपीट और खून खराब होने का डर जरूर था, पर यह कोई खास बात नहीं। नहीं, यह सब तो चुनाव अभियान का जरूरी हिस्सा हो गया। बल्कि इस तरह की घटनाओं से सरगर्मी और बढ़ती है, जोश और उत्तेजना फैलती है लोगों में। बस इतना जरूर है कि इस जोश खरोश को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए किसी तरह, और यही आश्वासन बिहारी भाई देकर गए थे। काशी तो उनका भाषण होने के बाद से ही लौटे ही नहीं, सरोहा में ही डटे हुए थे। जमीन तैयार कर रहे थे सुकुल बाबू के लिए। तेज आदमी है दोनों, और बिहारी भाई को तो इस तरह के कामों में कमाल ही हासिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरोसे के आदमी है दोनों। आंख मूंदकर विश्वास किया जा सकता है दोनों पर। सुकुल बाबू के अच्छे बुरे सब समय में साथ दिया है। इन लोगों ने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दिया है। वैसे सुकुल बाबू के मंत्रित्व काल में फ़ायदा भी बहुत उठाया है दोनों ने, खासकर बिहारी भाई ने। पर नमक खाकर नमक हरामी कतई नहीं की, बल्कि उसका अदायगी भी कर रहे हैं। संकट के दिनों में अपना भाषण खत्म करके लौटते हुए जब विशु के घर गए तो सुकुल बाबू और पता लगा था कि विशु के माँ बाप को बिंदा नाम का कोई आदमी शहर ले गया, तो उनका माथा ठनका था। पता नहीं कहीं दास साहब ने ही तो नहीं बुलवाया था, उल्टा सीधा कुछ पढ़ाकर कुछ दे दिलाकर चुप करा दे। इन लोगों का क्या है, पैसा जेब में पड़ते ही आधा दुख दर्द तो दूर हो जाता है इनका। और यदि मुख्यमंत्री खुद बुला ले तो फिर बस बिछ जाएंगे, लगेगा जैसे जन्म सफल हो गया। और दास साहब ने जब बुलवाया होगा तो केवल जेब में ही कुछ डालकर तो रहेंगे नहीं, मुंह में भी जरूर कुछ डाला होगा। अब वही गाते फिरेंगे ससुरे सारे। विशु की मौत का हादसा हवा का रुख बदलने में बहुत कारगर हो सकता है, पर निर्भर करता है इस बात पर कि कौन कितनी चतुराई से इसे अपने पक्ष में मोड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी थाली में परसा यह भोजन भी दास साहब ही गटक ले। सुकुल बाबू के मन की यह कचोट बिहारी भाई को बताई तो दूसरे दिन दोपहर तक ही सारी खबर ले आए। बिंदा विशु का खास दोस्त था, बेहद गुस्सैल और बेधड़क, डरता नहीं किसी से और ना किसी का लिहाज करता। उसकी बीबी रुकमा भी बड़ी बदतमीज और बदजबान औरत है। शादी से पहले विशु के स्कूल में पढ़ती थी और बहुत मानती थी विशु को। विशु की मौत से दोनों बौखलाए फिर रहे हैं और कानूनी सलाह मशवरा करने के लिए वकीलों के पास गए। दास साहब के हाथों बिकने वाला जीव नहीं है, वह सरेआम गालियां देता फिरता है। सबको सुकुल बाबू ने सुना तो काफ़ी कुछ निश्चिंत हो गए। केवल निश्चिंत ही नहीं बल्कि बहुत कुछ आश्वस्त भी थे कि बिंदा अकेला ही जुलूस निकाल कर रख देगा दास साहब का, और यह एक तरह से ज़्यादा अच्छा होगा। गांव के लोगों में से ही कोई खड़ा होकर धज्जियां बिखेरे तो बात ही दूसरी होती है उसकी, पर वह साला उस दिन भी शहर में ही धकियाता रहा। सभा के बीच में आया भी तो 2-4 फिक्रे कसे और चलता बना। चाहता तो मज़े से हुड़दंग मचाकर सभा में धूल उड़वा सकता था, पर
इन गांव वालों के साथ यही मुसीबत है, बस तरंग में काम करते हैं ससुरे। और उस दिन तो बिशु के माँ बाप को भी साथ बांध कर ले गए। सुकुल बाबू का तो उसके घर तक का जाना ही बेकार हो गया था। दास साहब मजे से हीरा को अपनी गाड़ी में बिठा लाए, अपने साथ मंच पर बिठाया, उद्घाटन करवाया और आज फोटो भी छप गई। मरने वालों के मन में तो ठुक गई मुहर, मरने वालों को सह दो और मारने वालों को हमदर्दी, दोनों हाथ में लड्डू। लगता है बिहारी भाई कल लौटे ही नहीं, वरना आते जरूर। असली खबर तो उन्हीं से लगेगी। रेडियो साला कल से दास साहब का भाषण ही गुहार रहा है, जैसे कोई और खबर ही नहीं रह गई है दुनिया में। जनसंचार के साधनों को अपना भोंपू बनाकर रख दिया। लगता है मसाल के दाता बाबू को भी अच्छी डोज दे दी गई है। अब दास साहब का कीर्तन ही हुआ करेगा, उसमें भी। सुकुल जी ने बड़ी हसरत भरी नज़र से उंगली में पड़े नीलम को देखा। पता नहीं यह भी शुक्लवा की किस्मत बदलेगा या नहीं। लगता था जैसे बिशु ने मरकर हरिजनों के खोए वोट फिर से उनकी झोली में ला पटके। पर अब कल से यही लग रहा है कि वे भी दास साहब झटक कर ले गए। तभी बिहारी भाई प्रकट हुए। उनके चेहरे पर 2 दिन की भागदौड़ की पस्ती स्पष्ट उभरी, साथ ही दास साहब की सभा की कचोट भी। परसों एक तरह से सभा न होने देने का बीड़ा उठाकर गए थे, यहाँ से बीड़ा मुंह का मुंह में ही रह गया। क्या समाचार है? सोफे पर एक और सरक कर सुकुल बाबू ने अपने पास ही जगह बना दी बिहारी भाई के लिए और पूछा, काशी नहीं आया? पान बनवाने रुक गया है मोड़ पर, आता ही होगा अभी। सुकुल बाबू उम्मीद कर रहे थे कि बिहारी भाई खुद ही शुरू करेंगे, पर बिहारी भाई तो एकदम गुम होकर बैठ गए। सुकुल बाबू जानते हैं कि बिहारी भाई की नाराजगी की अदाई है, सो खुद ही पूछा, सुना बहुत जमकर हुई दास साहब की सभा, क्या करते रहे तुम लोग? झक मार रहे थे, धूल फांक रहे थे, गांव में खाक के सिवाय और रखा भी क्या है? बिहारी भाई के मन में 2 दिन से जो गुस्सा बलबला रहा था, सुकुल भाई के इस प्रश्न को सुनते ही फूट पड़ा। जैसे गांव वालों की ओर से विरोध नहीं हुआ उस समय तो लग रहा था कि बड़ा तनाव है लोगों में। खाक विरोध हुआ, अजीब अहमक है ये रसाले देहाती भी। परसों सवेरे तो कितना समझा, किस तरह तैयार किया, पर दास साहब हीरा के घर चले गए। उससे अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो बस निहाल जुलूस बनाकर गाड़ी के पीछे पीछे ऐसे जा रहे जैसे रामचंद्र जी की सवारी जा रही हो। अपने आदमियों से वही नारे लगवाने शुरू कर देते, कुछ तो माहौल गड़बड़ाता है, सो सब वहाँ नहीं हो सकता। 5 दिन से काशी यही तो समझा रहे थे कि वहाँ कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा, हुड़दंग नहीं मचाएगा, काली झंडियाँ लेकर मौन विरोध प्रकट करेंगे, बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से। काशी की हूबहू नकल करते हुए बिहारी भाई ने दोहराया और फिर भबक पड़े, गांधी जी के बाद सिर छिपाने को काशी की धोती में ही तो जगह मिली है बेचारी अहिंसा को। और उन्होंने गुस्से से सिर झटक दिया। सुकुल बाबू कुछ नहीं बोले, समझ गए कि इस गुस्से का असली कारण जरूर बिहारी और काशी के बीच हुई झड़प है। फिर क्या मालूम कि दास साहब गाड़ी से उतरते ही सीधे हीरा के घर जाएंगे। हीरा का घर न हुआ रसाला, कोई देव स्थान हो गए जहाँ माथा टेके बिना कोई काम ही ना शुरू होता। जैसे तैसे कुछ आदमियों को मैंने तैयार किया था, सो मंच के सामने बिठा दिया था जमाकर। वे ही कुछ बोल बाल लिए। तभी मुंह में पान का बीड़ा दबाया और एक हाथ में धोती लांग उठाए, पसीने से सारों बार काशी प्रकट हुआ। मुंह को ऊपर उठाए पीक को भीतर ही भीतर साधे उन्होंने सुकुल बाबू से पूछा, जान लिए तो हो सब हाल? बहुत भिनभिना रहे हैं बिहारी भाई, इन्हें थोड़ा शीतल करो। और वे पीक थूकने भीतर चले गए। कुछ देर में रुमाल में मुंह पोंछते हुए लौटे, शायद वे मुंह धोकर आए थे। कुछ तरोताज़ा लग रहा था उनका चेहरा। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हरिजनों के बीच क्रांति करने चले थे, सो मसाल वालों के हिसाब से दास साहब ने कर दी। अब अपने लिए कोई उपाय सोचो। काशी के चेहरे पर तनाव है, न तमतमाहट। बहुत हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे हैं और उनका यह रवैया ही बिहारी भाई को जलाकर खाक किए दे रहा है। बिहारी भाई के मुकाबले काशी का दांव बहुत नगण्य है। इस चुनाव में शुरू में ही सुकुल बाबू का साथ दिया है, सो देते रहेंगे, पर बदले में बहुत अपच्य न पहले कभी थी ना अब है। मस्त फक्कड़ आदमी है, एकदम मौजी। सुकुल बाबू मुख्यमंत्री थे तो खूब मौज मस्ती मजा
करने को मिलता था। 4 आदमियों के बीच चौधराहट चलती थी, बस इसी में खुश थे। पर बिहारी भाई के तो अनेक प्रपंच जुड़े थे सुकूल बाबू के भविष्य के साथ। कहना चाहिए कि सारे परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ था एक तरह से। इसीलिए यह चुनाव सुकूल बाबू का कम और उनका अपना ज़्यादा हो गया था। और ये काशी की तमाशा बना रखा है इसको। पर करे क्या, होल्ड तो काशी का ही है सरोहा पर। सुकूल बाबू भोजन में तो अभी देरी होगी, इस बीच का चाचू तो पिलवा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे देखते रहिएगा वीडियो। थैंक यू।